जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो सेक्शन में हम बात करने वाले हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ व्यापम परीक्षा, छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा और सीजी पुलिस जैसे। इसके अलावा दोस्तों जो है बिजली विभाग की हो रही है भर्तियां, उनमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है पूछा जाएगा सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़ से। तो उसी का लगातार हम प्रैक्टिस कर रहे हैं MCQ के माध्यम से। और यह वीडियो सीरीज दोस्तों 6वां नंबर का पार्ट है। अन्य पार्ट अगर आप नहीं देखे हो तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसी तरीके का प्रश्न जो है दोस्तों उसमें पूछा जाता है। और इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। उनमें से आपका कितना सही होता है, कितना गलत होता है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए। और मेरे साथ जो है दोस्तों प्रश्न का आंसर जो है कमेंट करते रहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो के साथ साथ इसका राइट आंसर भी कमेंट करते रहिएगा। चलिए दोस्तों पहले देखते हैं पहला प्रश्न, कौन सी सिंचाई परियोजना बहुउद्देशीय योजना है। तो दोस्तों बहुउद्देशीय का अर्थ क्या होता है, ऐसा परियोजना जिसमें एक ही उद्देश्य को ना लेकर के बहुत सारे उद्देश्य को लेकर के जो है परियोजना तैयार किया जाता है, उसे ही बहुउद्देशीय परियोजना कहलाता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है जो बहुउद्देशीय है। तो ऑप्शन दिया हुआ है राजीव गांधी परियोजना, मिनी माता हसदो बांगो परियोजना, संजय गांधी परियोजना या फिर तांदुला परियोजना। इसके लिए राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, मिनी माता हसदो बांगो परियोजना जो है बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है। अब बहुउद्देशीय किस तरीके से हुआ दोस्तों कि पहला जो है दोस्तों पहला बांध बना दिया गया, तो कहीं ये हो गया सिंचाई के लिए हो गया, ठीक है। दूसरा जो है दोस्तों उसमें टरबाइन लगा दिया गया है, तो वहाँ से क्या हो रहा है बिजली पैदा की जा रही है, अर्थात वहाँ 120 मेगावाट का बिजली है दोस्तों पैदा की जाती है, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों वो जो है टूरिस्ट जो है स्थल के रूप में भी जाना गया, ठीक है। और इस तरीके से दोस्तों ये क्या हो गया बहु उद्देशीय परियोजना। उसके अलावा दोस्तों वहाँ पास जो है आसपास जो है मछली पालन भी किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से क्या हो गया आप समझ रहे हैं। तो चलिए ये था मिनी माता हसदो बांगो परियोजना। इससे संबंधित और भी जानकारी आपको मैं बता देता हूँ कि मिनी माता हसदो बांगो परियोजना इसे दोस्तों किस नदी पर बनाया गया है। तो यह जो है दोस्तों हसदेव नदी पर बांगा जो है बनाया गया है। हसदेव नदी का जो साइड वाला जो गांव है वो बांगो है, तो इन्हीं से लेकर के दोस्तों हसदो बांगो परियोजना जो है रखा गया है, हसदो बांगो, ठीक है। और दोस्तों ये मिनी माता क्या है, कौन है आपको पता होगा, ये छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद है। इन्हीं के नाम को याद रखने के लिए, जीवित रखने के लिए इस हसदो बांगो परियोजना का नाम मिनी माता हसदो बांगो परियोजना रखा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी आपके लिए। अब दोस्तों थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, राजीव गांधी परियोजना, संजय गांधी परियोजना, कहीं ना कहीं ये दोनों के क्या है, दोनों एक भाई हैं, दोनों भाई हैं, है ना। तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में भी। तो पहला देख लेते हैं राजीव गांधी परियोजना। तो दोस्तों राजीव गांधी परियोजना जो है किस नदी पर है बना हुआ है, मनिहारी नदी पर बना है, ठीक है, जिसे खुड़िया जो है बांध के नाम से भी जाना जाता है। आप इसको याद रखिए, राजीव गांधी को किस नाम से जाना जाता है, खुड़िया बांध के नाम से भी इसे जाना जाता है। किस नदी पर बना है, मनिहारी नदी पर बना है। और मनिहारी नदी पर बना है कौन से जिले में बना है, तो मुंगेली जिले में बना है। कहाँ बना है, मुंगेली, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं जो है संजय गांधी परियोजना। तो संजय गांधी परियोजना को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे दोस्तों खूंटा घाट परियोजना के नाम से भी इसे जाना जाता है। खूंटा घाट बांध के नाम से भी जाना जाता है। और यह कौन से नदी पर बना है दोस्तों, यह खारंग नदी पर बना हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ जो दोस्तों ये जो है किसका सहायक नदी है, खारंग नदी, जो कि अरपा की सहायक नदी है। और कौन से जिले में आता है, ये बिलासपुर जिले में आता है, ठीक है। कहाँ आता है, बिलासपुर जिले में। और उसी से लगा हुआ है कौन, मुंगेली, क्योंकि दोस्तों बिलासपुर से ही अलग होकर के तो मुंगेली जिला बना है ना। तो इस तरीके से दोनों जो है कहीं ना कहीं आपस में ही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तांदुला परियोजना की। तो तांदुला परियोजना जो है दोस्तों पूरी तरीके से कौन से जिला में है, तांदुला नदी में बालोद जिला में स्थित है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आगे जाकर के महानदी से मिल जाता है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों जानकारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक ही प्रश्न में बहुत सारी जानकारी आपको मिल गई है, ठीक है। तो नदी परियोजना अपवाह तंत्र से रिलेटेड प्रश्न पूछता ही जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है। तो वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो आपको पता होगा छत्तीसगढ़ का जो स्थान है वो तीसरा स्थान है। तो छत्तीसगढ़ का छायावृत्त वन आच्छादित परसेंट की बात करें तो 44% जो है दोस्तों पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में है, ठीक है।
अगर बात करें प्रथम स्थान की तो प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर बात करें तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, तीसरा नंबर पर है हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, और ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है CGPSC में और साथ ही साथ CG व्यापम के एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिंगराम भोगराम का मेला कहाँ लगता है? क्योंकि दोस्तों आपको पता है छत्तीसगढ़ में बहुत सारे, जैसे ही धान कटाई होता है उसके बाद मेले का आयोजन जो है छत्तीसगढ़ में शुरू हो जाता है। तो आपको पता होगा ढींगराम भोंगराम का मेला कहाँ लगता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है बस्तर, कांकेर, सरगुजा, रायगढ़। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बस्तर। तो बस्तर में बहुत सारे ऐसे भी त्यौहार होते हैं, मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें से भींगराम भोगराम मेला का आयोजन कहाँ होता है? बस्तर में। तो आप इसको याद रखिए, अगर आप प्रश्न पूछा जाएगा तो आप ज़रूर इसको टिक लगाइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं ना। इसमें जो है दोस्तों बस्तर का दशहरा भी बहुत ही फेमस है ना, तो उसमें एक बहुत ही लंबा टॉपिक हो जाता है, तो आप उसको ज़रूर पढ़िए, वहाँ से प्रश्न भी पूछता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस वर्ष दुर्ग जिले का विभाजन करके राजनांदगांव जिला बनाया गया है? तो आपको जरूर पता होगा दोस्तों, जिस समय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था उस समय कुछ चीज़ें जो है बाहर जो है कहीं ना कहीं वहाँ से लेकर के हमारे में और हमारे से लेकर के उधर जो है मिलाया गया था। ठीक है, जिसमें उसी के एक वर्ष बाद 1906 में किसका गठन हुआ था दोस्तों? दुर्ग जिले का गठन हुआ था। और उसके जस्ट बाद कब? 1973। कब दोस्तों? 1973 को इसी दुर्ग जिले से अलग होकर के राजनांदगांव जिला को बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर द इज क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसी राजनांदगांव जिले का एक हिस्सा है कौन सा? मोहला और मानपुर। चूंकि मोहला और मानपुर दोनों एक दूसरे से लगा हुआ ब्लॉक है, तो वहाँ से मिला करके एक नया जिले का निर्माण किया गया है। ठीक है, उसका जो है ऑफिशियल अब जगह नहीं आया है, सिर्फ घोषणा की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से। और इसके अलावा दोस्तों और कौन कौन से दो नए जिले अभी वर्तमान में बने हैं उनका जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ग्रंथ से ज्ञात होता है कि महात्मा बुद्ध छत्तीसगढ़ में 3 महीने व्यतीत किए थे? तो आपको पता होगा महात्मा बुद्ध जो है 3 महीने तक रुके हुए थे छत्तीसगढ़ में। तो कौन सी जगह है? वो है सिरपुर। उसी के ठहरने के लिए दोस्तों वहाँ पास 2 विहार बनाया गया है, बौद्ध विहार और स्वास्तिक विहार। ठीक है, तो इसके बारे में तो आपको डिटेल में थोड़ा सा पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो इसकी जानकारी जो है हमें कहाँ से मिलती है भाई? तो कहीं ना कहीं इसकी जानकारी लिखी होगी, तभी तो हम कह रहे हैं कि जो है इनके रुकने के लिए वहाँ पास 3 वर्ष जो माह है व्यतीत किया है। तो अंगुत्तर निकाय में, अवदान शतक में, भगत सूत्र में या फिर सीयूकी में। तो ये जो अंगुत्तर निकाय है और अवदान शतक है, इन दोनों में बौद्ध ग्रंथ से रिलेटेड जो है बात इसमें कही गई है। लेकिन छत्तीसगढ़ में 3 महीने जो रुके हैं उनके बारे में जो वर्णन हमको मिलता है वो अवदान शतक से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसमें? जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करें सीयूकी की, तो सीयूकी की दोस्तों छत्तीसगढ़ का वर्णन उसमें देखने को मिलता है। चीनी यात्री जो है उसमें इसके बारे में बताता है, जिसमें छत्तीसगढ़ को किया सलो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अलग अलग में बुक में अलग अलग नाम से इसको देखने को मिलता है, कहीं दिया सलो है, कहीं किया सलो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें दोस्तों दक्षिण कौशल, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वैदिक काल में जो है पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ का कोई भी हिस्सा उस समय अस्तित्व में नहीं था। ठीक है, हालांकि था, लेकिन उस समय उसके बारे में अध्ययन करके कोई लिख सके इस बारे में कोई नहीं था वैदिक काल में। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करें दक्षिण कौशल की, तो दक्षिण कौशल दोस्तों ये रामायण काल में कहा गया है। कौशल की बात करें दोस्तों तो कौशल जो है गुप्त काल में कहा गया है, और छत्तीसगढ़ जो है दोस्तों कहीं ना कहीं महाभारत काल में कहा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कथन को पढ़िए। तो नीचे 3 कथन दिया हुआ है, उसी का अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो कूट में इसमें जो दिया है दोस्तों देख लीजिए। पहला कूट में पहला बोल रहा है कि पहला, ब में बोल रहा है पहला दूसरा, तीसरा में बोल रहा है दोस्तों पहला दूसरा तीसरा, और द में बोल रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन स्वतंत्र राजतंत्र पर आधारित थी। तो स्वतंत्र राज पर जो है दोस्तों पूरी तरीके से आधारित थी, हम बिल्कुल थी। तो राजा की सहायता के लिए अमात्य होते थे। तो अमात्य से अभिप्राय है दोस्तों मंत्री से। ठीक है, और जो है दोस्तों अमात्य प्रमुख जो होता है उसको प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राजा की सहायता, तो भैया वो अकेला तो शासन नहीं करेगा, कहीं ना कहीं उसको मंत्रियों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अमात्य होते थे, बिल्कुल होते थे। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा चंद्रगुप्त के समय अमात्य भी थे। ठीक है,
आप अब देखते हैं इसमें संपूर्ण कलचुरी जो है गढ़ों में विभक्त था, बिल्कुल सही है, क्योंकि शिवनाथ नदी के ऊपर में कितना गढ़ था दोस्तों, 18 गढ़ था, और नीचे में भी कितने गढ़ थे, 18 गढ़ थे। तो 18 कितना हो गया, छत्तीसगढ़। ऐसा भी अब कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ का नाम इन्हीं गढ़ों से मिलकर के बना है। तो इसमें से तीनों, पहला, दूसरा, तीसरा जो है सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सही से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो दोस्तों मेरे साथ भी कमेंट करके ज़रूर बताते जाइए कि आपका जो है राइट आंसर कौन सा हो रहा है। ठीक है, कितना कितना आपका सही होते जा रहा है। प्रश्न नंबर 8वां देख रहे हैं, अब तक का कितना आपका सही हो चुका है, आप मिलाते रहिए, लास्ट में आंसर दीजिएगा। ठीक है। 1935 में रायपुर में आयोजित प्रांतीय शिक्षक सम्मेलन में कौन से राष्ट्रीय नेता का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था। चलिए मान लीजिए यही जो है खाद्य निरीक्षक के एग्जाम में प्रश्न पूछा है, आपके लिए समक्ष है ये प्रश्न, तो आप इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे। बिल्कुल दोस्तों माइनस मार्किंग के साथ ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, अगर आपका जो है गलत आंसर में टिक लगाएंगे तो आपका जो है माइनस मार्किंग किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने रखा हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या फिर वीवी गिरी। तो आप समझिए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो 1935 में क्या हुआ, प्रश्न एक बार अच्छे से समझ लीजिए। रायपुर में जो आयोजित हुआ था उस समय प्रांतीय शिक्षक जो सम्मेलन हुआ था उसके राष्ट्रीय नेता के रूप में छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था। प्रश्न को एक्सप्लेन और कर देता हूँ, थोड़ी सी जानकारी और बता देता हूँ। जो 1935 में जो हुआ था क्या शिक्षक सम्मेलन, वो कौन सा नंबर का था, 6वां नंबर का शिक्षक सम्मेलन था भाई। ठीक है, और ये 1935 में आयोजित हुआ था, और यह जो है पूरी तरीके से बात करें तो पूरी तरीके से संगठित करने के लिए, ठीक है, उसको आयोजित किया गया था। तो इसमें सम्मेलन में भाग लेने के लिए पूरी तरीके से कौन आया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर स क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जितने ने करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर स को कहा है बिल्कुल सही है। ठीक है, और अगर बात करें ऑप्शन अ, ब और द का, तो अगर हम लोग बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो दोस्तों जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उस दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है छत्तीसगढ़ आए हुए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बात करें तो जब 1940 में कांग्रेस भवन का जब निर्माण हुआ, किसके द्वारा, रायपुर में, तो इन्हीं के द्वारा हुआ। कहीं ना कहीं दोस्तों विलियर्स से रिलेटेड ही बात करने के लिए आए हुए थे। अब बात कर लेते हैं द नंबर जो है वीवी गिरी। तो वीवी गिरी जो है दोस्तों बीएनसी मिल राजनांदगांव जिले का है दोस्तों, जिनका नेतृत्व कौन कर रहे थे, ठाकुर प्यारे लाल। जहाँ पास दोस्तों 3 बार जो है बीएनसी मिल में हड़ताल हुआ है, और तीनों में जो है कहीं ना कहीं जो है सफलता मिली हुई है। तो एक बीएनसी मिल के हड़ताल के समय जो है वीवी गिरी जो है आकर के समझाए थे, और जो है हड़ताल में विजय हुए थे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर स इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 9, कंडेल नहर सत्याग्रह का कारण क्या था। सिंपल सा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आपको ज़रूर पता होगा। ठीक है, तो ये भी माइनस मार्किंग के साथ आपके सामने प्रस्तुत है। ये ऑप्शन नहर कर के लिए, भूमि कर में वृद्धि के लिए, बिना अनुमति नहर में का उपयोग कर जुर्माना के लिए, या फिर जंगल कानून के विरुद्ध। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा कि बिना अनुमति नहर के उपयोग पर जुर्माना लगा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा किसानों पर। तो इस वजह से कंडेल नहर सत्याग्रह का जो है दोस्तों पूरी तरीके से इसमें बढ़ गई थी बात, और सत्याग्रह किया गया था। आपको याद रखना है कि ये जो है पूरी तरीके से पहला नहर सत्याग्रह है। अब क्यों किया गया था कि हालांकि देखिए ये एक है दोस्तों बांध बनाया गया है, उसी के नीचे जो है पूरी तरीके से कंडेल ग्राम है। ठीक है, और यहाँ पास क्या है, लगा हुआ खेत है, बहुत सारा खेत है, उनमें से क्या हुआ, किसानों को उस समय जो है पानी की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो जो मौसम था वो बरसात का मौसम था, और अंग्रेज़ों से जैसे बांध उस समय नया नया बना था, तो बांध का पैसा वसूलने के लिए, मतलब उसमें पैसा लगा हुआ है, इन्वेस्ट किए हैं तभी बांध बना है, तो इन्वेस्ट को वसूलने के लिए टैक्स वसूलना ज़रूरी था। तो वहाँ के जो किसान थे, वहाँ पास जो खेती कर रहे थे, उनको पानी देने की बात कही गई, लेकिन किसान को पानी की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हमें पानी की अभी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी क्या हो रहा है, बरसात का दिन है तो पानी गिर रहा है, तो हमें पानी की ज़रूरत नहीं है और हम टैक्स भी नहीं देंगे। तो उस समय दोस्तों जो अंग्रेज़ थे, तो अंग्रेज़ ने क्या किया, एक दिन प्लान बना करके रात को वहाँ का जो डैम का गेट था हल्का सा खोल दिया, और वहाँ से पानी जो है पूरी तरीके से कहाँ फैल गया दोस्तों, उस किसान के खेत में चला गया, और जो है वहाँ पास पूरी तरीके से खेत जो है लबालब भर गया। और मॉर्निंग में दोस्तों फिर से जैसे उठते हैं सब देखते हैं कि ये क्या हुआ कि पानी चारों तरफ फैल गया है। तो वहीं पास जो है पूरी तरीके से जो अंग्रेज रहते हैं डायरेक्ट ब्लेम लगा देते हैं किसानों पर कि आपने जो है
पानी को चुराया है और जो है बिना पूछे बिना अनुमति के पानी को लिया है तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, क्योंकि आपने नहर के पानी का उपयोग किया है। क्योंकि किसान तो किए भी नहीं थे भाई, है ना, क्योंकि उनको पानी की ज़रूरत भी नहीं थी। तो इसी को लेकर के जो है पूरी तरीके से सत्याग्रह किया गया था, जिसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा का बहुत बड़ा योगदान था। और जब दोस्तों सत्याग्रह बहुत आगे बढ़ चुका था, जिसमें यहाँ के जो किसान हैं उनके पशुओं को भी बंदी बना करके दूसरे जगह जो है नीलामी के लिए भी भेजा गया था। ठीक है, उसको शांत कराने के लिए जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा जो है महात्मा गांधी को बुलाने के लिए जो है दिल्ली जा भी गए हुए थे। उस समय उनके आते तक जो है यह सत्याग्रह जो है शांत हो चुका था, क्योंकि जो है अपना जो निर्णय है कहीं ना कहीं अंग्रेज वापस ले लिए थे और जो है नहर सत्याग्रह को नहीं लिए। ठीक है, मतलब जो है किसानों से कोई मांग नहीं की गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है पूरी तरीके से कंडल नहर सत्याग्रह जो है पहला सफल सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कंडेल नहर सत्याग्रह। अब भाई ये भी पता होना चाहिए कंडेल नहर सत्याग्रह कहाँ है, तो ये कहाँ है, धमतरी में है। ठीक है, कहाँ है, धमतरी में। तो धमतरी में बहुत सारे नहर हैं, बहुत सारे डैम हैं, बहुत सारे एक वाटरफॉल भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रज्ञागिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों प्रज्ञागिरी की जो पहाड़ी है कहाँ स्थित है, डोंगरगढ़ में, खैरागढ़ में, छुई खदान में या फिर सारंगगढ़ में। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो तीनों जो जगह है ना वो राजनांदगांव जिले के अंदर आता है, और जो सारंगगढ़ है वो रायगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। तो डोंगरगढ़ के अंदर जो है दोस्तों प्रज्ञागिरी पहाड़ी है। दरअसल मैं बात करूं तो एक पहाड़ी ये है और एक पहाड़ी है, तो आपको पता होगा डोंगरगढ़ की पहाड़ी जो है प्रसिद्ध है, ठीक है, बमलेश्वरी माता के लिए। तो जस्ट उसके लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जो है एक और पहाड़ी है जिसको प्रज्ञागिरी की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, वो भी काफ़ी फेमस जगह है। अब आप जब भी मौका मिले आप ज़रूर घूमने आइएगा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों 10 क्वेश्चन के 10 आंसर। आपका कितना आंसर जो है सही हो रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो लगातार प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ। जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो आपको प्रतिदिन मिलता रहेगा। अन्य पार्ट नहीं देखे हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग और अन्य जो सब्जेक्ट हैं उनका प्रैक्टिस के लिए जो दोस्तों प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेकआउट करते रहिए। चलिए, और दोस्तों अगर आपके कौन भी सभी वीडियो अगर आपको चाहिए, अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स खाली है दोस्तों। और इंस्टाग्राम पर मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अभ्यास ऑनलाइन क्लास सर्च कीजिए, वहाँ पास मुझे फॉलो कीजिए और प्रश्न पूछिए, क्योंकि वहाँ पास अभी फॉलोअर कम है तो कहीं ना कहीं मैं जल्दी रिप्लाई दे देता हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।